नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के गिरगांव चौपाटी व्यूइंग डेक से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं शो की यूक्रेन युद्ध से जुड़ी। इस वक्त आई एक बड़ी खबर के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 48वां दिन है और ऐसे में इस युद्ध के बीच अब राष्ट्रपति जेलेंस्की का एक बड़ा दावा आया है। वो कह रहे हैं कि इसकी आशंका है कि रूसी सेना मारियोपोल को कब्जे में करने के लिए रासायनिक हथियार का इस्तेमाल कर सकती है। और इसी खबर पर आपको बता दें, इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो से राजधानी कीव से हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह बने हुए हैं, जिनके पास हम चलेंगे और भी जानकारी के लिए। लेकिन आपको बता दें, उनके पास हम जाएंगे। आपको बता दें कि 48वां दिन है आज इस युद्ध का और लगातार इस तरह के दावे और आशंकाएं जताई जा रही थी यूक्रेन की तरफ से किस तरह के हथियार का इस्तेमाल हो सकता है। और ये इस वक्त जेलेंस्की दावा कर रहे हैं किस तरह का हथियार इस्तेमाल कर सकती है रूसी सेना। उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमाशंकर, क्या इस तरह का दावा यूक्रेन की तरफ से इसके पहले भी हो चुका है और फिलहाल रूसी पक्ष क्या है इस पर? जी देखिए, लगातार यूक्रेन की तरफ से इस बात के आरोप लगाए जा रहे हैं कि रूस जो है वो बहुत बड़े युद्ध अपराध यहाँ पर कर रहा है। और उसी सिलसिले में ये ताज़ा कड़ी है कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की बात की गई है। दुनिया के देशों से उन्होंने ये भी अपील की है कि रूस पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं, क्योंकि उसने इस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है। मारियोपोल शहर जहाँ पे कि भारी तबाही हुई है, बड़ी तादाद में वहाँ पे सिविलियंस की मौत हुई है, बहुत ही सीज कर दिया गया था उस शहर को। बाहर निकल पाना वहां से मुश्किल था। जो निकलना चाह रहे थे, कई बार सेफ कॉरिडोर देने की नागरिकों को की बात हुई, लेकिन वो नहीं दिया गया। तो जिस तरह की तबाही की बात मारियोपोल से निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह का आरोप अब जेलेंस्की लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि गंभीर आरोप है। और दुनिया के देशों की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, जांच की बात कही जा रही है कि इस बात की जांच होगी। लेकिन जो भी प्रतिबंध अब तक रूस पे लगाए गए उस पर कोई असर दिखता नजर नहीं आया है। वो अपने कदम उसी तरह बढ़ाता रहा है। अभी थोड़ा सा ठहराव बेशक नजर आ रहा हो, लेकिन इसे भी रूस की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जो सैटेलाइट इमेजनरी है वो ये बता रहा है कि डॉनबास के इलाके में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक जो हैं वो कूच कर रहे हैं। तो इस इलाके में एक नया ऑफेंसिव शुरू करने की तैयारी लगती है रूस की। तो रूस की युद्ध की रणनीति क्या है ये तो अलग बात है, लेकिन जो गंभीर आरोप अभी रासायनिक हथियार के इस्तेमाल का लगाया गया है, देखना है कि दुनिया के देशों का उस पर क्या रुख होता है। ब्रिटेन जो है वो काफी कड़ा रुख उसने अख्तियार किया है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो रूस के माफ कीजिएगा जो यूके के प्रधानमंत्री हैं जॉनसन, वो यहाँ पे कीव के शहरों पे टहलते नजर आए। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक तरह से भरोसा बहाली की दिशा में एक कदम उसको माना गया, ताकि जो युद्ध से यहाँ पे त्रासद लोग हैं उनमें एक भरोसा पहुंचे कि यहाँ पे सब कुछ एक सिक्योर माहौल में हो रहा है, शांति का माहौल यहाँ पे बन रहा है। लेकिन लोगों का अंदेशा अभी भी बरकरार है। और जिस तरह से रासायनिक हथियार के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है, तो ऐसे में आशंका जो है यहाँ पे लोगों की और ज्यादा बढ़ गई है कि रूस और ज्यादा तबाही करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। पूजा, शुक्रिया उमाशंकर आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपने देखा किस तरह से कीव से जानकारी दे रहे उमाशंकर की रासायनिक हथियार का भी इस्तेमाल शायद रूसी सेना कर सकती है, ऐसी आशंका यूक्रेन की तरफ से जताई जा रही है। बढ़ती आगे और बात करते हैं किस तरह से ओला उबर में सफ़र करना अब महंगा हो सकता है, क्योंकि बढ़ती ईंधन की कीमतों के बीच अब ओला ने दिल्ली NCR में जहाँ 11% तो उबर ने 12% की किराए में बढ़ोतरी की है। और ओला ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि बाकी शहरों में भी किस तरह से बढ़ोतरी की है, परिमल कुमार अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। ओला और उबर का सफर महंगा। दिल्ली NCR में उबर ने अपना किराया 12% बढ़ाने का ऐलान किया है, वहीं ओला की सवारी 11% महंगी हो गई है। ईंधन की बढ़ी कीमतों का हवाला कंपनियों ने दिया है। जानकारी के मुताबिक ओला ने अपना किराया मुंबई में 10%, कोलकाता में 13%, चेन्नई में 14% और हैदराबाद में 16% बढ़ाया है। सारे बंदे मर ही रहे हैं, पेट्रोल बढ़ी गया, CNG बढ़ी गया, सब चीज़ बढ़ गया, क्या करेगा। सैलरी बढ़ती नहीं है, सैलरी में टिकी पड़ी है सबकी। कमाई तो हो नहीं रही कुछ, मतलब सैलरी में कोई इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा। बस ये हो रही, महंगाई बढ़ती जा रही है। महंगाई से परेशानी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई है नहीं, परेशान है। बढ़ चुकी है किराया। अभी 40-50 में फालतू लग के आया अभी। हाँ, क्या कहेंगे, ये महंगाई जो है? महंगाई तो आसमानों पर छुड़ी है। ओला ने कोई बयान जारी नहीं किया, जबकि उबर ने स्टेटमेंट में लिखा है कि ईंधन की बढ़ी कीमतों के बीच ड्राइवरों का फीडबैक हमें मिला है।
बढ़ती कीमत के असर को कम करने को लेकर उबर ने दिल्ली एनसीआर में ट्रिप फेयर में 12% का इजाफा किया है। हम ईंधन की कीमतों पर नजर रख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। ड्राइवरों के पास भी बढ़े किराए और कमाई बढ़ने के संदेश आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी मैसेज आने शुरू है। कहाँ से? अब ओला में चलाता हूँ तो ओला से आया मैसेज। और आपके पास कहाँ से है? ओला उबर दोनों से सर। ओला में आया 11% की बढ़ोतरी हो गई और उबर में आया है 13% की बढ़ोतरी हो गई है। ये मैसेज है जी सर। वहीं ओला उबर के ड्राइवरों की नुमाइंदगी करने वाला संगठन सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन इस पहल से संतुष्ट नहीं। ड्राइवर को फायदा होगा लेकिन बहुत कम फायदा होगा। कीमत तो जरूर बढ़ाई है इन्होंने और 12% 11% के मैसेज भी आ रहे हैं सभी के पास, लेकिन उसमें बहुत कम फायदा होगा ड्राइवर को। वो फायदा नहीं होगा जो हमारी डिमांड है। हमारी तो बहुत जायज डिमांड है सरकार से भी और कंपनी से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से और इस कंपनी से भी। किराया सरकार द्वारा तय किया जाए। ईंधन की बढ़ी कीमतों के खिलाफ ओला उबर के ड्राइवर ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। तो अब किराया बढ़ चुका है और मार का असर पड़ेगा आम आदमी पर। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर कांड के मुख्य चश्मदीद गवाह के ऊपर रामपुर में जानलेवा हमला हुआ है। गवाह की माने तो उन पर हमलावरों ने कहा है कि अगर वो गवाही देने गए तो उनको जान से मार दिया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये तस्वीर हरदीप सिंह की है। हरदीप लखीमपुर केस में मुख्य गवाहों में से एक हैं। हरदीप का आरोप है कि उन पर रविवार शाम जानलेवा हमला हुआ है। हरदीप का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें लखीमपुर मामले में गवाही न देने की धमकी दी है। हरदीप ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उसमें रामपुर बीजेपी का नेता भी शामिल है। गुरुद्वारे से माथा टेक के आ रहे थे। तो मैं लखीमपुर में मेन गवाह हूँ। तो ये पीछे से आए गाड़ी लेके। इस गाड़ी में थे 3-4 लोग। तो इन्होंने वहाँ आके मुझे रोका तो मैं रुक गया। मैंने कहा चलो कोई बात करनी होगी। तो इतने में इसने मेहर सिंह देओल है जो ये उतर के मेरे को मारने लगा। तो इतने में पीछे जो साथी है सरबजीत सिंह घुम्मन, उसने मेरे सिर में हाथ मारे और ये कड़ा मारा यहाँ पे माथे पे। और यहाँ पे वो मेहर सिंह देओल का जो लाइसेंसी पिस्टल है वो निकाल के मारा। अच्छा। तो उस बाद में कह रहा भी अगर तू ज्यादा नेता बना फिरता गवाही देने गया तो तुझे गोली मार देंगे। इस पूरे मामले पर रामपुर पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस के मुताबिक हरदीप सिंह की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिक जांच में मामला रोड रेज यानी चालकों द्वारा हिंसक रोष व्यक्त करने का लग रहा है। 5 लोगों पर रोड रेज की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना का लखीमपुर से कोई लेना देना नहीं है। लखीमपुर खीरी में पिछले साल 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया था, जिसके बाद हिंसा हुई और 4 लोगों की और मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं। आशीष मिश्रा को 4 महीने जेल में रहने के बाद 10 फरवरी को बेल मिली थी। एसआईटी प्रमुख की सिफारिश के बावजूद भी यूपी पुलिस ने अब तक आशीष मिश्रा की बेल का विरोध नहीं किया है। सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पर गवाहों को क्यों अविश्वास है। जाहिर सी बात है, उनको लगता है कि अजय मिश्रा टेनी केंद्रीय मंत्री हैं और पुलिस उनके खिलाफ जाकर काम नहीं करेगी। तो पुलिस को भी ईमानदारी से तफ्तीश करके जो हमले हो रहे हैं गवाहों पर, तफ्तीश करके ये साबित करना होगा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम कर रही है और गवाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और भाई बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव के बाद पूरी तरह से एक्शन में है प्रशासन। जो दंगे के आरोपी हैं उनके घरों पर लगातार बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर दंगाइयों ने फन उठाया तो उसे कुचल दिया जाएगा। घर जो टूट रहे हैं क्या वो अवैध साबित हो गया है? क्या प्रशासन ने अवैध हैं साबित होने के बाद ही तोड़ रहे हैं? तो वो 84 लोग जिन पर मुकदमा कायम हुआ है क्या सिर्फ उन्हीं के घर अवैध थे? 94, माफ कीजिएगा, कल तक 84 थे। हाँ, बढ़ गए हैं वो, इसलिए मैंने आपको करेक्ट कर रहा हूँ। जो आए हैं उसमें परीक्षण हो रहा है, परीक्षण होने के बाद ही कार्रवाई हो रही है। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है? क्या हिंदुओं की पत्थरबाजी नहीं? अरे बचाव में कोई क्या कर रहा है ये अलग बात है, हमला किसने किया वो मूल बात है।
पर ये साबित हो गया सारी चीजें, मतलब बार बार जो एक बात आ रही है कि सर वो अदालत बात नहीं, बार बार कोई बात नहीं आ रही है। आपकी चिंता मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए सर, एक तरफा नहीं, कभी नहीं हुई। एनडीटीवी को मैं नियमित दर्शक हूँ, बता रहा हूँ ना आपका। नहीं कोई बात नहीं सर, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी फिक्र पूरे समाज के लिए है। राज्य सरकार पर जरूर आरोप लग रहा है कि वो एक धर्म के लिए काम कर रही है। हम आरोप की चिंता नहीं करते, पर मध्य प्रदेश में कोई भी फन उठाएगा दंगाई, उसको कुचल देंगे, ये हम जानते हैं। क्या वो दंगाई एक ही संप्रदाय से है ना? हमला कहां से हुआ? आपने अभी तक ये नहीं दिखाया, एक शब्द नहीं बोला आपने। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आपको। आपकी सरकार में मुस्लिम भी न्याय की उम्मीद कर सकते हैं अगर उनके खिलाफ जागृति होगी? अगर ऐसा हमले करेंगे तो बिल्कुल ना करें, और नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे, तो सब प्रेम से रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र, जिनका साफ कहना है कि जो दंगाई हैं उनके घर जरूर तोड़े जाएंगे, और जिन नेताओं ने ट्वीट किए या भड़काऊ ऐसे भाषण दिए उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे गर्मी से परेशान हैं कई राज्यों में लोग। बने रहिए। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में आपका स्वागत है। देवघर में हम सब जानते हैं त्रिपुट रोपवे पर राहत और बचाव कार्य जो चल रहा था उसको खत्म कर लिया गया है। आज भी 14 लोगों को सकुशल बचा लिया गया है, लेकिन इस राहत और बचाव कार्य में आज एक हादसा भी हो गया। आपको बता दें कि उस दौरान हेलीकॉप्टर से निकाले जाने के दौरान एक महिला नीचे गिर पड़ी, अस्पताल में उनकी मौत हो गई है। इस समय रोपवे हादसे में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। ये लोग रविवार दोपहर 3 बजे से रोपवे पर फंसे थे। इसके बाद बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकालने का काम चला। रामनवमी के दिन यानी रविवार को यहां ट्रॉली का तार अचानक टूट गया, जिससे ट्रॉलियां पास ही चट्टान से टकरा गईं, जिससे 10 अप्रैल की रात 12 ट्रॉली और 48 लोग रात भर फंसे रहे। वहीं इस मसले में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। और अब आइए बात करते हैं किस तरह से अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने प्रचंड रूप धारण किया है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक पारा हाई है। महाराष्ट्र में लू की वजह से 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में भीषण गर्मी का सितम है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कई जिलों में पारा 40 के पार है। कई शहर येलो अलर्ट में हैं और लगातार लू झेल रहे हैं। दिल्ली में लगातार 5वें दिन लू यानी कि हीट वेव का कहर जारी रहा। 2017 के बाद से अप्रैल महीने में 5 दिन हीट वेव सबसे ज्यादा रहा है। साल 2017 में अप्रैल में 6 दिन हीट वेव के दर्ज किए गए थे। पहाड़ भी तप रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ते हुए हिमाचल के कई शहरों में पारा 30 डिग्री के पार है, जो कि सामान्य से करीब 8 से 9 डिग्री ऊपर है। हिमाचल में पीछे मार्च में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, इन जिलों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर रहे हैं और जो पिछले रिकॉर्ड्स थे वो सरपास कर गए हैं। और जो हीट वेव्स की कंडीशन चल रही है अभी कंटिन्यू करेंगी, लेकिन एक थोड़ा रिलीफ का सिग्नल अभी लग रहा है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है। तो उससे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होने की प्रदेश में संभावना है और कल से मौसम बदल जाएगा। तो मार्च में हम रजाई की जगह कंबल लेके सोए हैं और पंखा खोल के सोए हैं, और अभी भी पंखा लगा के ही सो रहे हैं इस वक्त भी जी। तो हमारे लिए एक अद्भुत, जिसे कह सकते हैं फर्स्ट टाइम की अद्भुत चीज़ है ये इस टाइम की। यहाँ पे अभी कंपैरेटिवली काफ़ी गर्म है दिन। हाँ, जैसे पहले हम आते थे तो इतना गर्म नहीं होता था, अब तो काफ़ी गर्म हो रखा है इधर। गर्मी की मार तो जारी रहेगी, लेकिन लू की तीव्रता जल्द ही कम होने की उम्मीद है। पिछले कई दिनों से, लगभग 1 महीने से किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि नहीं हुई है, प्री मानसून गतिविधियां नहीं देखी गई हैं, जिससे कि और पश्चिमी दिशा से लगातार जो गर्म हवाएं आ रही हैं, आसमान साफ है, इसके कारण जो तापमान है बढ़े हुए हैं और हीट वेव बनी हुई है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि अप्रैल के शुरुआती दौर में किसी भी तरह का जो प्री मानसून गतिविधि देखने को नहीं मिली है, और हो सकता है कि अप्रैल के तीसरे और चौथे सप्ताह में प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो जाएं, धूल भरी आंधी के साथ गरज चमक और बौछारें हो जाएं, और मई के महीने में हमें उम्मीद है कि इसकी तीव्रता और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे थोड़ा सा राहत की उम्मीद दिखाई दे रही है। इधर महाराष्ट्र में कुल 111 लोगों को अब तक लू लगी है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
वहीं राज्य में बढ़ती गर्मी में बिजली की मांग करीब 8 से 10% तक बढ़ी है। कुछ इलाकों में लोड शेडिंग की समस्या को देखते हुए 760 मेगावाट बिजली खरीदने का फैसला हुआ है। यावर्षी अनपेक्षितपणे यह मांग पिछले साल की तुलना में 8 से 10% बढ़ी है। कोयले की कमी है, इसके मद्देनजर लोड शेडिंग ना हो और राज्यों के ग्राहकों को सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति करने के लिए महावितरण को बिजली खरीदने की मंजूरी दी गई है। गुजरात से 760 मेगावाट बिजली खरीदने का करार हुआ है। गुजरातमधली कंपनी आहे, त्यांच्याबरोबर देखील आणखीन 20 त्यांच्याकडून 760 मेगावाट घेण्याचं देखील कॅबिनेटने मंजुरी दिलेली आहे। भीषण गर्मी को देखते हुए 40 डिग्री पार वाले जिलों में बच्चों के स्कूलों के समय में भी बदलाव किए जा रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।